मॉर्निंग क्लास। आज हम कक्षा 9 का हिंदी व्याकरण का वाक्य और अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे। सबसे पहले तो बच्चों हम वाक्य जानेंगे कि वाक्य क्या होते हैं। वाक्य दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा अर्थ निकलता है उन्हें वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह जिनका अर्थ निकलता है उन्हें वाक्य कहते हैं, और जिनका अर्थ नहीं निकलता उनको निरर्थक वाक्य कहते हैं। जैसे कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक तो सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। तो इसी प्रकार बेटा वाक्य होते हैं कि वाक्य भी सार्थक वाक्य और निरर्थक वाक्य होते हैं। अब मैं इसे शब्दों में कहूँ कि खाना वाना, तो खाना तो पता है आप लोगों को, खाना क्या होता है, भोजन है ना। अब वाना का तो कोई अर्थ नहीं निकलता ना, तो ये क्या हो जाता है, निरर्थक शब्द है ना। खाने का अर्थ हो गया, मतलब ये अर्थवान शब्द है, सार्थक शब्द है। लेकिन मैंने बोला खाना वाना, खाना सार्थक हो गया और वाना क्या हो गया, निरर्थक शब्द हो गया। इसी प्रकार बच्चों वाक्य होते हैं, वाक्यों में भी सार्थक वाक्य और निरर्थक वाक्य होते हैं। ठीक है, सार्थक वाक्य वो होते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता है, और निरर्थक वाक्य वो होते हैं जिनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। जैसे पद, समूह और जिनसे श्रोता के वक्ता के अभिप्राय का बोध। अब हम इसमें उदाहरण देखते हैं। सत्य की विजय होती है। अब इसमें मैंने बोला सत्य की विजय होती है, यानी कि सच हमेशा जीतता है। लेकिन अगर मैं इसके क्रम को क्या कर दूं, बदल दूं, मैं बोल देती हूँ सत्य होती है विजय की, सत्य होती है की विजय। अब इसका क्या कोई अर्थ निकल रहा है? अब ये तो जो मैंने शब्द अलग अलग कर दिए, क्रम इनका बदल दिया, तो इनका कोई खास अर्थ नहीं निकल रहा। ठीक है, सत्य की विजय होती है, सत्य जीतता है, सत्य होती है की विजय। लेकिन सत्य का कोई भी मतलब इसमें अब जब हम वाक्य देख रहे हैं तो इसका अर्थ कोई भी नहीं निकल रहा है। इसीलिए क्या होता है, वाक्यांश शब्दों के ऐसे समूह जिनका अर्थ निकलता है किंतु पूरा अर्थ नहीं निकलता, उन्हें वाक्यांश कहते हैं, यानी कि वाक्य का अंश कहते हैं। उदाहरण, दरवाजे पर, कोने में, वृक्ष के नीचे आदि का अर्थ निकलता है, परंतु इनका पूरा अर्थ नहीं निकलता और इन्हें ही वाक्यांश कहा जाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं बच्चों, कौन कौन से, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में बात की जाती है उन्हें उद्देश्य कहते हैं, और जो बात की जाए उसे विधेय कहते हैं। हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम उन्हें तो क्या कहेंगे, उद्देश्य कहेंगे, और जो बात कर रहे हैं हम उसे विधेय कहेंगे। उदाहरण के लिए क्या है, मोहन प्रयाग में रहता है, तो इसमें उद्देश्य क्या हो गया, मोहन। उद्देश्य कौन हो गया, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मोहन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो मोहन क्या हो गया बेटा, उद्देश्य हो गया। लेकिन जो बात कर रहे हैं उसे विधेय हो गया। और अब बात कर रहे हैं हम प्रयाग के बारे में कि वो कहाँ रहता है, वो प्रयाग में रहता है। वो कहाँ रहता है बच्चों, वो प्रयाग में रहता है। मोहन कहाँ रहता है, प्रयाग में। तो हम मोहन के बारे में बात कर रहे हैं तो मोहन उद्देश्य हो गया, और हम प्रयाग के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या हो गया, वो विधेय हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अब हम आगे वाक्य के भेद पढ़ेंगे। बेटा वाक्य के भेद दो प्रकार के होते हैं, एक अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर। लेकिन आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मय आदि बोधक या विस्मय आदि वाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, और अंत में है संदेहवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, जो साधारण वाक्य होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस, वहाँ पर विधानवाचक वाक्य होते हैं, जहाँ पर कोई भी फेरबदल नहीं किया जा सकता है, हम उसको नहीं परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, हम कहीं पर भी उसका परिवर्तन या फेरबदल उन वाक्यों में नहीं कर सकते हैं, तो बेटा वो विधानवाचक वाक्य होते हैं। जैसे उदाहरण है, भारत एक देश है, सबको पता है भारत एक देश है, हम उसमें कोई परिवर्तन तो नहीं कर सकते ना, तो ये
विधानवाचक वाक्य है। राम के पिता का नाम दशरथ है। सबको पता है राम के पिता का नाम दशरथ था। क्या आप राम के पिता को जनक बता सकते हैं? नहीं, हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। दशरथ क्या है? अयोध्या के राजा है। सबको पता है दशरथ अयोध्या के राजा, हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, कोई फेरबदल नहीं कर सकते, और जिससे हमें कोई जानकारी प्राप्त हो रही है तो वो क्या हो जाता है? विधानवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य हो जाता है बच्चों? विधानवाचक वाक्य। अगला है निषेधवाचक वाक्य। अब इसके नाम से ही पता लग रहा है निषेध, जहाँ पर किसी कार्य के ना करने या ना होने का भाव प्रकट होता है, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, नहीं आ रहा है निषेध, काम को नहीं किया जा रहा। या मैंने खाना नहीं खाया। अब आपने लिखा भी होगा, बहुत जगह पर लिखा भी रहता है धूम्रपान निषेध। धूम्रपान निषेध का मतलब होता है नो स्मोकिंग, कि यहाँ पर धूम्रपान करना, बीड़ी सिगरेट पीना नहीं पीना है, मतलब ये निषेध है, नहीं है, यहाँ पर नहीं पीनी है, निषेध जगह है, निषेध स्थान है। ठीक है, मैंने दूध नहीं पिया, मैंने दूध नहीं पिया, निषेधवाचक वाक्य। बेटा इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि इसमें नहीं करने का भाव प्रकट होता है। ठीक है, मैंने खाना नहीं खाया। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। इस वाक्य के नाम से भी आप लगा सकते हो अर्थ कि यह कौन सा वाक्य है। प्रश्नवाचक, सबसे पहले तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह या क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पर क्या, कब, कौन, कैसे, किधर, कहाँ से, ऐसे शब्दों का प्रयोग जहाँ पर अधिक रूप से किया जाता है वहाँ पर क्या हो जाता है? प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे उदाहरण क्या है? भारत क्या है? अब यहाँ पर क्या भी आ रहा है और प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है अंत में। राम के पिता कौन है? राम के पिता कौन, कौन भी आ रहा है और प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है। दशरथ कहाँ के राजा हैं? कहाँ भी आ रहा है और प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य, जिसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि यह कौन सा वाक्य है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? प्रश्नवाचक वाक्य। अगला है आज्ञावाचक वाक्य, जहाँ पर हम आज्ञा दे रहे हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, बैठ जाओ, चले जाओ, शांत रहो, बोलो मत, यहाँ से बाहर जाओ। इस प्रकार से हम जहाँ पर आज्ञा दे रहे हैं, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना की जाती है, वह कौन सा वाक्य होता है? विधि सूचक या आज्ञावाचक वाक्य। उदाहरण है बैठो, बैठिए, शांत रहो, शांति बनाए रखें, बोलो मत, यहाँ से बाहर जाओ, कृपया बैठ जाए, जहाँ पर मैं किसी को ऑर्डर दे रही हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर हो जाएगा आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा देना, किसी को आज्ञा देना आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। विस्मय आदिवाचक वाक्य, यह वाक्य बच्चों वो होता है जिसमें किसी भी प्रकार की गहरी अनुभूति या आश्चर्यता का प्रकट किया जाए, आश्चर्य प्रकट हो जिससे, वहाँ पर क्या हो जाता है? विस्मय आदिवाचक वाक्य। और यह विस्मय आदिवाचक क्या, कौन से होते हैं? ऐसे ऐसे इसमें शब्द आते हैं आ, छी, ठीक है, वाह, ओ, बल्ले, और उसके बाद विस्मय आदिबोधक चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाए। अब यहाँ पर देखो, आप देख भी रहे हो ना, विस्मय आदिबोधक चिन्ह क्या है? जो आहा के पीछे चिन्ह लगा हुआ है वो विस्मय आदिबोधक चिन्ह है। जो ओ के पीछे शब्द लगा हुआ है वो विस्मय आदिबोधक चिन्ह है। तो क्या है? आह, कितना सुंदर उपवन है, ओह, कितनी ठंडी रात है, बल्ले, बल्ले के पीछे देखो चिन्ह लगा हुआ है, बल्ले हम जीत गए। तो ये क्या हो गया? विस्मय आदिबोधक चिन्ह और विस्मय आदिवाचक वाक्य। अगला है बच्चों 6 इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य जिन वाक्यों में किसी की इच्छा, आकांक्षा और आशीर्वाद मिलता है उन्हें हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इच्छा, अपनी इच्छा प्रकट की जा रही है। आज मेरी इच्छा है कि मैं बाज़ार घूमने जाऊं, आज मेरी इच्छा है कि मैं गाना गाऊं। इच्छा प्रकट कर रही हूँ, मैं अपनी आकांक्षा प्रकट कर रही हूँ। ठीक है, इच्छा या आकांक्षा। या फिर किसी को आशीर्वाद देना, आशीर्वाद तो आप सभी जानते हो क्या होता है। किसी को आशीर्वाद देना क्या कहलाता है? इच्छावाचक वाक्य। जैसे भगवान तुम्हें दीर्घायु करे। दीर्घायु मतलब तुम्हारी आयु क्या हो? बहुत अधिक लंबी हो, बहुत बड़ी हो। नववर्ष मंगलमय हो, शुभकामना दी जा रही है, नववर्ष कैसा हो? मंगलमय हो। तो बेटा जहाँ पर इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद जैसे वाक्यों का या शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर कौन सा वाक्य हो जाता है? इच्छावाचक
वाक्य। अगला है यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य कौन सा होता है? जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध किया जाता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जहाँ पर कोई संकेत दिया जा रहा है, मान लो मैं उंगली से या शब्दों से ही किसी बात को संकेत के तौर पर दर्शाऊं कि उदाहरण के लिए राम का मकान उधर है, संकेत दे रही हूँ, सोनू उधर रहता है ना, तो क्या हो जाएगा ये संकेतवाचक वाक्य। और संकेत में बेटा हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मैंने ये बोला कि अगर तुम परिश्रम करोगे तो सफल होगे। अब मैंने तुम्हें संकेत दिया है कि जब तुम मेहनत करोगे ना तभी तुम सफल होगे। अगर परिश्रम किया होता तो पास हो गए होते। यहाँ पर भी संकेत दिया गया है कि तुम्हें ये संकेत किया जाए कि अगर तुम परिश्रम करते रहोगे, मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। शायद, है ना, अगर तुमने परिश्रम की होती तो तुम क्या हो जाते? सफल हो जाते। संकेत जहाँ पर दिया जा रहा है वहाँ पर क्या हो जाएगा? संकेतवाचक वाक्य। अगला है बच्चों अंतिम संदेहवाचक वाक्य। जहाँ पर किसी बात के लिए संदेह हो, जहाँ पर किसी बात के लिए क्या हो? संदेह हो, निश्चित नहीं हो वो बात, संदेह हो कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो वहाँ पर संदेहवाचक वाक्य होता है। जैसे क्या वह यहाँ आ गया। अब यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों? तो क्या में प्रश्नवाचक आप वाक्य भी लिख सकते हो, लेकिन अब यहाँ पर निश्चित नहीं है। आप क्या की जगह शायद मेरे घर कल मामा जी आएंगे, शायद मैं कल बाज़ार जाऊँ, हो सकता है या लगता है आज बारिश होगी, शायद कल विद्यालय का अवकाश रहेगा। जहाँ पर वाक्यों में क्या हो रहा है? संदेह हो रहा है। वाक्यों में क्या हो रहा है? संदेह हो रहा है। वो संदेहवाचक वाक्य होते हैं जहाँ पर निश्चित नहीं होते वाक्य, आपको संदेह प्रकट होता है, ठीक है, तो वहाँ पर संदेहवाचक वाक्य होता है। संकेतवाचक और संदेहवाचक में बच्चों यही अंतर होता है कि संकेत में तो संकेत दिया जा रहा है, लेकिन संदेह में अपनी संदेह प्रकट किया जाता है, ठीक है। अब इसी प्रकार अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के हो गए? 8 प्रकार के हो गए। कौन कौन से हो गए? विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक, विधानवाचक वाक्य जहाँ पर परिवर्तन नहीं होता, निषेध जहाँ पर नहीं का भाव, प्रश्नवाचक जहाँ पे प्रश्न सूचक चिन्ह और प्रश्न पूछा जाता है, विस्मय आदि बोधक वाचक वाक्य जहाँ पे विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा होता है और आश्चर्य की भावना होती है। आज्ञावाचक में हम क्या करते हैं? किसी को आज्ञा देते हैं। इच्छावाचक में हम अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। और संकेतवाचक वाक्य में हम किसी बात के लिए किसी को क्या करते हैं? संकेत करते हैं। और अंतिम में संदेहवाचक वाक्य में हमें किसी का संदेह हो निश्चित नहीं होता है।